आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजीत सर में स्वागत है, वेलकम है। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो पढ़ रहे थे लेखकों एवं कवियों की रचनाएं। उसमें पढ़ने के बाद आज हम साहित्य का पूरा टॉपिक जो है बेहतरीन बेहतरीन समाप्त कर देंगे। उसके बाद एक दिन आपको आपके साथ लेकर के हम आएंगे जो कि हिंदी में सबसे पहली रचना, मैंने जैसे सबसे पहली कहानी, सबसे पहली नाटक। और मैं एक बता दूं कि पिछला वीडियो का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। आप उसको जो है कि जा करके डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक को क्लिक करके आप पिछली वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आप आज देखेंगे जो कि हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जैसे कहने का मतलब कुछ टॉपिक है जो उसके बाद हम पढ़ाएंगे आज कि कौन सा काल कब से कब तक चला। चूंकि इतना डीप में नहीं पूछेगा लेकिन पूछ ही देगा तो करेंगे क्या। उसके बाद इसके बाद जस्ट मैं भाषा स्टार्ट करूंगा आपके लिए, ठीक है, कि कौन सा अपभ्रंश के तहत कौन कौन सी भाषा आती है और सबसे बेहतरीन उसमें आपसे पूछेगा जाएगी बोलिए। और आप मेहनत करिए एकदम जबरदस्त, जिस तरीके से पिछली वीडियो को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसको, और शायद आपको बेहतर लगा होगा तभी आप लोग उसको देख पा रहे हैं। तो आप बेहतर से देखिए, जबरदस्त तरीके से देखिए। इस टॉपिक को खास तौर पे मैं स्पेशल यूपीपी के तहत बना रहा हूं। तो आप लोग उसे अधिक से अधिक संख्या में देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। क्या है ना कि कमेंट बोलते करते हैं ना तो एकदम जो बाकी मैंने मारा 10 गो डिप्सवा की टी-शर्ट को फाट जाऊ वाली सिस्टम भी है, ठीक ना। तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा कमेंट करते रहे कि सर अच्छे पढ़ाई, या हमारी बुराइयों को भी उसमें बताइए, कमजोरियों को भी बताइए। मैं प्रयास करूंगा आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें निखारे जाएंगे, ठीक है। तो आप आज हम पढ़ाएंगे आपको सूरदास जी का, जो कि सूरदास जी की रचनाएं पढ़ेंगे आज। तुलसीदास जी का पढ़ेंगे हम लोग, रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से अनेक प्रकार के कवियों की रचनाएं हम जो है कि पढ़ेंगे। सबसे आज पहले पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि टॉपिक होगा तुलसीदास जी के, तुलसीदास जी की रचनाएं। तुलसीदास जी की रचनाएं आप देख पा रहे हैं, तुलसीदास जी की रचनाएं। भैया एक जो है कि ये बोला है कि तुलसीदास जी की रचनाएं, इसमें आप याद करने के लिए जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने एक ट्रिक बनाया और वह ट्रिक जो होगा आप इस तरीके से देख सकते हैं। ट्रिक का नाम है गोविंदो जरा पार्वती का गीत गा, जरा पार्वती का गीत गा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भैया ये हमारा ट्रिक है बाबू, मामला फेल नहीं होगा, हम बता ही देते हैं। कुछ नहीं करना है, याद करिए आपके गली में कोई गोभी देने वाली बेचने वाली आती है, आप बोलिए कि अरे यार थोड़ा गोभी दो और जरा पार्वती का गीत गाओ। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप देखेंगे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, गोभी है तो ये हो गया गोस्वामी तुलसीदास हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, तुलसीदास जी। उसके बाद विनय पत्रिका, ये हो गया भैया विनय पत्रिका, ये हो गया आपका विनय पत्रिका। दो से हो गया भैया दोहावली, क्या हो गया दोहावली। उसके बाद जो से हो गया भैया जानकी मंगल, ये हो गया जानकी मंगल। और ये हो गया रामचरित मानस हो गया, ये हो गया रामचरित मानस। उसके बाद ये हो गया भैया पार्वती मंगल, ये हो गया आपका पार्वती मंगल। उसके बाद ये हो गया आपका हो गया कवितावली। और उसके बाद भैया ये हो गया आपका गीतावली, क्या हो गया गीतावली। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका भैया इससे भी जबरदस्त ट्रिक है। अगर भैया पदावली को छोड़ के जी किसको
पदावली को आपको पता है कि पदावली को छोड़ के किसको भैया, पदावली को छोड़कर, अरे भैया ये है जो है कि मीराबाई जी, मीराबाई। सवाल पूछा जाता है कि आधुनिक अमीरा किसे कहते हैं, तो नाम आपका होगा महादेवी वर्मा। कौन भैया, महादेवी वर्मा। थोड़ा बात को पकड़िएगा महाराज। हमने बोला कि पदावली जो है मीराबाई का है, और मीराबाई पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा किसे कहते हैं, तो भैया किसे कहते हैं, महादेवी वर्मा का। मैंने बस इसे बताने का तात्पर्य ये समझा कि इसमें भी आवली है, इसमें भी आवली है। अरे बाबू रे बाबू, बाबू है में आवली बा। इस आवली को छोड़ के जी जो आवली आएगा, इसका मतलब समझोगा कि ये तुलसीदास जी का है। किनकी है, तुलसीदास जी की रचना। उसके बाद देखिए अगर क्या है कि शंकर जी के, शंकर जी भैया जो है कि सावन चल रहा है, शंकर जी के बारे में अगर बात बोलेगा, अगर राम सीता के बारे में बात करेगा, ए बाबू आप चलेंगे चलेंगे जी गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ। किसके साथ, गोस्वामी। अब देख लीजिए, जस जानकी मंगल सीता जी को बोलते हैं, राम जी, राम जी का, पार्वती जी, पार्वती यानी शंकर से रिलेटेड है। अगर इनकी बात हो गई, इसका भैया न आओ देखो न ताओ देखो, किसके साथ चलेंगे आप, तुलसीदास जी के साथ चलेंगे। तो आप इस तरीके से आसानी से पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस पढ़ लेना है कि गोविंदो जरा पार्वती का गीत गाओ। ये होगा आपका गोविंदो और जरा पार्वती का गीत गाओ। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन एक टॉपिक हम इनके साथ हम बताने का आपका काम करेंगे, देखेंगे। जैसे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन जो तुलसीदास जी है, तुलसीदास जी, तुलसीदास जी, मैं इनके बारे में बात बता दूं कि इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं जो इन्होंने किया है वह दो भाषा में किया है। कितने भाषा में भैया, दो। एक तो ब्रज में किया है और एक आपका अवधि में किया है। एक ब्रज में किया है और एक आपका अवधि में। मैं आपको बता दूं कि अवधि में बस केवल रामचरितमानस, रामचरितमानस है भैया, रामचरितमानस है और जानकी मंगल, जानकी मंगल। अब देखिए बाकी जो पिछले में हम लोग पढ़े, बाकी जो हम लोग पढ़े मंगल, बाकी जो हमने पढ़ा भैया पिछले में जो हम लोग पढ़े, बाकी जो शेष रचनाएं होंगी ना ये राजू, ये पहुंचेगा किसके साथ, ब्रज के साथ। इसका याद करने का तात्पर्य है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कुछ करना नहीं है। इसमें आप जानिए राम जी कहाँ के थे, अयोध्या के। अरे भैया तो इनका मेहारू नदी थी, तो भी किसके साथ, कहा कि किनकी पत्नी, तो राम जी के। तो जब राम जी इनके साथ है पति पत्नी के रिलेशन में, भैया रीजनिंग में इसको ऐसे दर्शाया जाता है, पति है तो प्लस और पत्नी है तो माइनस, लेकिन हम प्लस माइनस नहीं पढ़ा रहे। आप जानिएगा कि जानकी जी, सीता माता राम जी के साथ रहती थी, तो राम जी कहाँ रहते थे, अयोध्या में। अयोध्या की भाषा क्या है, अवधि। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, अवधि। एक बात और जान जाइएगा, अगर अवधि की मैं बात करूं, अवधि का, तो अगर बोला जाता है तो बोला जाए कि गोस्वामी तुलसीदास किसके अंतर्गत आते हैं, तो अवधि के अंतर्गत। लेकिन ए और बी बना के ये दे, बाकी सी दूसरा दे, तो भी अवधि का। ए बाबू ब्रज होगा कब जी, जब अकेले दे देगा तब। इस तरीके से आप देख सकते हैं, इन्हें बहुत नामों से जानते हैं, इन्हें बहुत नामों से जानते हैं। इनका ऐसे मैं पढ़ाऊंगा, इनका उपनाम ये है कि इन्हें लोकनायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लोकनायक। इन्हीं को लोक मंगल कहते हैं, इन्हीं को लोक मंगल कहते हैं, इन्हीं को इंद्र दृष्टा कहते हैं, इंद्र दृष्टा कहते हैं भैया। इन्हीं को इंद्र सृष्टा भी कहते हैं, इन्हीं को इंद्र सृष्टा भी कहते हैं। ये जो टॉपिक आपने देखा, ये अपने आप में ब्रांड टॉपिक है, जो कि लोकनायक, लोक मंगल, युग दृष्टा और युग सृष्टा। तो आप समझ पा रहे हो सकता है कि आप पूछ दे
कि रामचरितमानस किसकी रचना है, पता चले कि ऑप्शन में लोकनायक दे, हो सकता है कि ऑप्शन में लोकमंगल दे, इसलिए कि इन्हीं का नाम तो है। जैसे किसी का नाम होता है, किसी का नाम होता है, घर का नाम हम मान लेते हैं भैया वीर बहादुर प्रताप सिंह, स्कूल का नाम है वीर बहादुर प्रताप सिंह, और गांव में उसको बोलते हैं ढोड़ावा। तो उर्फ जो नाम होता है ना भैया, तो इसका मतलब यही उनका उर्फ में नाम है, जो कि आपके सामने क्या हो रहा है, दिख रहा है, लोकनायक, लोकमंगल, युग दृष्टा और युग श्रेष्ठ। और मैं बता दूं कि जो तुलसीदास जी थे ये राम भक्ति थे, ये क्या थे, राम भक्ति सखा के, राम भक्ति सखा के ये सर्वश्रेष्ठ कवि थे भैया। क्या थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप धैर्य रखिए। ये बातें थी, इनके गुरु कौन है, स्पेशल मैं गुरु का क्लास लेकर आऊंगा कि कौन से गुरु, और एकदम तय है कि एक नंबर, इसलिए कि पिछली बार जो पेपर लीक हुआ उसमें आपसे पूछा था मीराबाई के गुरु का नाम क्या है, मीराबाई के गुरु का नाम, तो जवाब था संत रैदास। उसी तरीके से हो सकता है कि पूछ दे सूरदास जी के गुरु का नाम, हो सके कि पूछ दे तुलसीदास जी के गुरु का नाम, हो सके तो पूछ दे आपसे कि मीराबाई का नाम, तो पूछ ही दिया। तुलसीदास जी का पूछ सकता है, सूरदास जी का पूछ सकता है, बिहारी जी का पूछ सकता है, रहीम जी का पूछ सकता है। तो आप उसको तैयार रखिए, तत्पर रखिए और जबरदस्त तरीके से। बस साहित्य में दम है, उसके बाद हर टॉपिक एक वीडियो में, एक वीडियो एक क्लास और एक हिंदी का चैप्टर क्लास, ये मामला चलेगा। अब धैर्य रखिए। जैसे वाक्य चलेगा, वाक्य में एक क्लास, वाक्य खल्लास, एक चलेगा, एक लिंग और वचन एक ही साथ चलेगा, दोनों खल्लास। इस तरीके से उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, एक साथ चलेंगे, दोनों खल्लास, खल्लास हो जाएगा। एक क्लास में दोनों खल्लास हो गया। तो आप इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। अब अगला वीडियो देखेंगे। अगला जो होगा सूरदास जी की रचना है, ये होगा सूरदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है। आप देख पा रहे हैं सूरदास जी की रचना है। इसमें क्या है कि ट्रिक बनाया है कि सासू को भगोना दो। ये होगा सूरदास सासू को भगोना दो, सासू को भगोना दो। अब आप कहेंगे मम्मी सर ये कैसा ट्रिक बनाते हैं? कुछ नहीं भाई, ये थोड़ा ससुरारी चले गए थे तो वहां पे गए थे, तो उनकी सासू बोली कि सूरदास सासू को क्या दो, भगोना दो। तो अभी ये इस तरीके से आप कैसे समझ पाएंगे, आप देखिए सूरदास, उसके बाद मान लेते हैं आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो होगा आपका, ये जो होगा सूरदास जी है, सूरदास, और उसके बाद साहित्य लहरी इन्हीं की रचना है। सुर सरावली इन्हीं का रचना है भाई। उसके बाद भाव वाला जो इसका गो वाला है, गोवर्धन लीला है, ठीक है। क्या है, गोवर्धन लीला। इससे जो है भाई नाग लीला है। क्या है, नाग लीला। सबसे इंपॉर्टेंट अगर है तो साहित्य लहरी, सुर सागर भी है, इसी में है भैया सुर सागर। एक याद रखिएगा, दोनों ये तीनों टॉपिक जो है, तीनों जो दिख रहे हैं, सुर सरावली, साहित्य लहरी और सुर सागर। अगर भैया सुर में सुर अगर दिखता है तो वह जो होगा किसका होगा, सूरदास जी की क्या होगी, रचना होगी। ये होगी सूरदास जी की रचना है। अब अगला देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का। इस दिनकर में रामधारी सिंह दिनकर की कहानी ये है कि इनकी रचनाएं याद करेंगे। इनकी जब रचनाएं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, रचनाएं पढ़ेंगे, तो इनकी रचनाओं में आप याद कर सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र, ठीक, रश्मि रथी, ये भैया रश्मि रथी, ठीक है। उसके बाद उर्वशी जो कि क्या है, महाकाव्य, उर्वशी याद कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उसके बाद उर्वशी, ठीक है। आप इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं,
पढ़ सकते हैं। जैसे इनकी रचना भी है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। और संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के क्या भाई 4 अध्याय। इस तरीके से 4 अध्याय आप इस तरीके से आसानी से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यह संस्कृति के 4 अध्याय, यानी कि कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। रश्मि रथ किनकी रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर का। उर्वशी क्या है, तो भाई यही एक प्रकार का जो महाकाव्य है, यह एक प्रकार का क्या है भाई महाकाव्य, और बहुत जबरदस्त टॉपिक है। अर्धनारीश्वर लाजवाब है। और संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो जितने भी टॉपिक लिख रहा है, मेन जो टॉपिक लिख रहा है हमने, वो सभी अपने आप में ब्रांड है। और वही सवाल आपसे क्या किए जाते हैं, अक्सर आपको देखने को क्या करते हैं, तो मिलते हैं। तो अगला देखेंगे, इस अगले में कहानी होगी, अगले में जो कहानी आपकी होगी भैया, जो कहानी आपकी होगी, अगले में जो कहानी होगी आपकी, ये कहानी जो है ये जो कहानी ठीक है, आप जो ये कहानी आपके सामने दिख रही है, ठीक, तो इस कहानी में भैया ये है कि आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा और जगह बन जाएगा तो आगे लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मान लेते हैं ये है, उसके बाद आप कह सकते हैं महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का। तो महादेवी वर्मा का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रचनाएं तो आप इनका नीरजा बोल सकते हैं, नीरजा है, ठीक। उसके बाद इनका यामा है, दीप शिखा है, दीप शिखा है, दीप शिखा है, रश्मि है इन्हीं की रचना, क्या भाई इन्हीं की रचना क्या है, रश्मि है। उसके बाद आप मान लेते हैं क्षणदा है, क्या है भाई क्षणदा है, क्या क्षणदा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखने को क्या करेगा, मिलेगा। बाकी टॉपिक जो भी है आपको जिस तरीके से है आप आसानी से पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें एक रचना छूट रहा है, स्मृति का रेखा, ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये जो भी है टॉपिक जिस तरीके से है आराम से देखेंगे। और ये जो टॉपिक है अपने आप में ब्रांड है, इसमें एक आप कह सकते हैं पथ के साथी। तो जो टॉपिक है आप इसको देखिए, आप देखिए सोच करके समझ करके आप इसको देखेंगे। और इससे आसानी से क्या कुछ नहीं करना है भाई, हमने बोला सुर सरावली, सुर सागर, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला, नाग लीला स्टार्ट करना है। ट्रिक याद रखना है, सूरदास सासू को क्या दो, भगोना दो। रामधारी सिंह दिनकर का है कि कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी क्या है तो महाकाव्य, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में। ये अपने आप में क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी टॉपिक लिख रहा है ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, बस केवल ये इंपॉर्टेंट है, इसके दृष्टि से आपको देखने को मिल रहा है कि क्या है किस तरीके से। आगे चलते हैं, आगे का वीडियो में चलेंगे, आगे का ये भाग देखेंगे। अब इसमें कहानी क्या है कि इसमें कहानी है कि मैंने जिस तरीके से पिछले में आपको पढ़ाया कि विष्णु प्रभाकर की रचना है, क्या क्या है, तो उस तरीके से फिर पढ़ेंगे हम लोग कि क्या मामला है, कि किस तरीके से आप देख पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, जितना आपके पास समय होता है सभी टॉपिक को देखिए। और एक मैं बता दूं कि आपके पेपर में पूछा था, ठीक, जो कि क्या बोलते हैं, चूंकि ठीक है याद नहीं आ रहा, उसको बाद में हम लोग देखते हैं कि वो किस तरीके से है, वो क्या है क्या नहीं है। देखिएगा अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी की क्या रचना है, ठीक है, ये है रचना है। जैसे आप कह सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण
ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। लेकिन ये कहानी क्या है भैया, कि आत्मकथा नहीं समझिएगा, ये ससुरा उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है इनकी, ये है। उसके बाद पुनर्नवा है, इन्हीं की रचना क्या है? पुनर्नवा। इसके बाद इनकी रचना जो है कि आपने बाणभट्ट की आत्मकथा पढ़ा, अशोक के फूल, आपने नाम सुना होगा, अशोक का फूल, ये है अशोक का फूल, अशोक का फूल, ये है अशोक का फूल। उसके बाद विचार वितर्क, विचार और वितर्क, विचार और क्या? वितर्क। ये इनकी क्या है? रचना है। किनकी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। जितना जबरदस्त तरीके से देखेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। और ये जो है पुनर्नवा जो है, ये जो अशोक का फूल है, ये पुनर्नवा का मैं बात करूं तो ये भी एक प्रकार का क्या है? उपन्यास है। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और देखिए, समझिए, और इस तरीके से देखेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा और जबरदस्त तरीके से आप इसे देख पाएंगे। और जो टॉपिक होगा उसे आप किसी प्रकार से हो, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं प्रताप नारायण मिश्र का। प्रताप नारायण मिश्र का पहले तो जान जाइए कि इन्होंने एक ब्राह्मण पत्रिका का संपादक किया था। कौन पत्रिका का? ब्राह्मण पत्रिका। ये है भाई ब्राह्मण पत्रिका। क्या है भाई? ब्राह्मण पत्रिका। ये जो है ब्राह्मण पत्रिका के क्या है? संपादक है। किनके? ब्राह्मण। और पूछा जाता है कि किस जाति का इसमें बात बताया गया है? तो ब्राह्मण जाति का। किस जाति का भाई? तो ब्राह्मण जाति का। इनका मैंने एक ट्रिक पढ़ा है, ट्रिक का नाम है पवन अभिबाचा। ये है पवन अभिबाचा आयुधा ईबा। तो इसका प्रताप नारायण मिश्र है। और ये भैया वनघट है। क्या है? वनघट है। और ये क्या है? न्याय मूर्ति है। और इसे सुंदर बनाने के लिए रखा गया है। और ये क्या है? बात है। और इनका थोड़ा सा नाटक देख लीजिएगा। नाटक जो है कली कौतुक, उसके बाद हठी अमीर। ये क्या है? हठी अमीर। इसके लिए याद कर सकते हैं, अच्छा है तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं प्रताप के नाख। इसके लिए याद कर सकते हैं प्रताप के नाख। केकर नाख बाबू? प्रताप के नाख। तो प्रताप नाम नाटक कौन? कली कौतुक हमने हठी अमीर। तो ये जो है प्रताप जी का, ये इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और जो भी है और आप इसको नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको आप देख लीजिए। जो भी है एक और टॉपिक हम बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे काल के पास। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे तो थोड़ा सुन लीजिएगा। अगर एक टॉपिक हमको नहीं लगता कि वहां से पूछेगा, लेकिन भाई दो पूछ दे तो करेंगे। अगर कोई पूछ देगा तार सप्तक, कोई पूछ देगा तार सप्तक के जनक, अगर आपसे पूछ दे के जनक, तो बताएंगे अज्ञेय जी को। किनको भाई? अज्ञेय जी को बताएंगे। किनको बताएंगे? अज्ञेय जी को। लेकिन पूछेगा कि अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक के, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक के जनक अगर आपसे पूछे, अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक को की संख्या अगर आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे? संख्या या प्रकार पूछ दे, तो आप बताएंगे कितना? 3। कितना? 3। पहली बात अगर पूछा जाता है कि कौन सा कब प्रकाशित हुआ, जैसे प्रथम तार सप्तक
सप्तक। प्रथम तार सप्तक क्या है? प्रथम तार सप्तक क्या है भाई? पूछेगा। द्वितीय द्वितीय तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तृतीय तृतीय कब हुआ? उसके बाद चतुर्थ पूछ देगा। क्या पूछ देगा? चतुर्थ आपसे पूछ देगा कि ये बताइए अज्ञेय के अनुसार तार सप्तकों की संख्या या तार सप्तकों का यह प्रकार आपसे पूछ देगा। तो आप बताएंगे कितना? 3। लेकिन ऐसे पूछेगा कि तार सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? पूछेगा तार सप्तक कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। लेकिन तार सप्तकों की संख्या अगर पूछेगा किसके अनुसार? अज्ञेय जी के अनुसार, तो उनकी संख्या हम बताएंगे। ये जो होगा वह अज्ञेय के अनुसार, ये इन्हीं का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय जी है। एक और बात, ये जो आप प्रथम देख रहे हैं, ये हुआ था, पूछा जाता है कि कब प्रकाशित हुआ, तो ये हुआ 1943 में, ये हुआ 1951 में, ये हुआ 1959 में, और ये हुआ 1979 में। एक लड़का बोला, अरे सर जी इसका कोई तरीका है? आपको लोग बड़ा प्रेम से हिंदी ट्रिक भाई मंजीत सर कहते हैं, हम बोले कि बक नहीं, पूरा ट्रिक भर रहा है जी। पहले बोले कि भैया 1943 पहले याद करो। ए बाबू इसमें 8 जोड़ो ना जी, तो ये हो जाएगा 1951। फिर 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1959। अब कहा गया कि सर जी अब का जोड़ दे? हम बोले कि बक सब होगा, 5 में 2 जोड़ दिए। 5 में कितना जोड़ दिए? 2, तो इक्का हो जाए 79। तो पहला 43 याद रखिए, 8 जोड़ेंगे तो 51, 51 में 8 जोड़ेंगे तो 59। बाबू अब 5 के जगह ये पर 2 जोड़ दो, मैं 5 2 कितना? 7। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, और इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे तो नहीं लगता है कि किसी प्रकार की आपको दिक्कत होगी या होनी चाहिए। तो आप इसे देख पा रहे होंगे, और हमें लग रहा है कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा, और ईपीपी के दृष्टि से और बहुत ही जबरदस्त है। और जितने भी वीडियो जाएंगे, जिस तरीके से जाएंगे, वो अपने आप में जबरदस्त होगा, वो अपने आप में ब्रांड होगा। और एक एक जो छोटे छोटे टॉपिक है, मैं उतना ही पढ़ाना चाहूंगा इस बार, समय को देखते हुए, कि यूपीपी में वहां से क्वेश्चन बने, और वहां से क्वेश्चन बने ही नहीं, जवाब भी जाए और बेहतरीन जाए। और आप बोलिए कि मंजीत सर आपने 37 हिंदी का तैयारी कराया था, अरे सर हमारा 35 है, अरे सर हमारा 36 है, अरे सर हमारा 37 में 37। हम बोलेंगे वेरी गुड, ब्यूटीफुल, आई लव यू। तो इस तरीके से आप राजू मेहनत करेंगे, केवल हमारे पढ़ाने से नहीं होगा। हम आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आप मेहनत करिए, निरंतर प्रयास करिए, और ये वीडियो केवल शो करके मत देखिएगा, न तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप नोट बनाते हुए उसको पढ़िए, नोट बनाइए, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देखिए। मैंने बोला, शुरू में ही बोला कि जो टॉपिक पढ़ा दिया जाएगा उस टॉपिक को कहीं खोज लीजिएगा। अगर पेपर में अगर आ जाए उस टॉपिक से तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर बच जाता है कमेंट करके बताइए, वीडियो बनाना छोड़ देंगे। तो आप इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं कि 37 हिंदी नहीं होता है भैया, इसमें 5 जोड़ेंगे तो होगा 42। थोड़ा हमारा गणित कमजोर है, शायद होगा 42। इसलिए कि 5 जो होता है वह जीके जीएस में होता है राजू, जीके जीएस में। लड़का बोला नहीं सर क्या बात करते हैं? अरे बिल्कुल वही बात करते हैं जो सुन लो भैया, हम थोड़ा चाइनिंग में थोड़ा बोल रहे हैं, हम तो वो बोल रहे हैं जो हम सुन रहे हो। तुम मामला कर बढ़ा जाएगा कब, जब 37 के चक्कर में पड़ जाओगे तो। अब जी इसलिए कि 5 गो की कहानी होगी। ए बाबू इसी में पुरस्कार पूछ देगा, ए बाबू इसी में पत्रिका पूछ सकता है, ये तार सप्तक पूछ सकते हैं। ए बाबू इसी में पूछ देगा व्यास पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला, तो कोई शर्मा जी हैं उनको मिला। सबसे पहले हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, किसके गुरु कौन है, किस लेखक का, ये कवि का कौन सी भाषा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यह ससुरा जो है कि 5 को बढ़ता है। पूछ देगा कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ, द्वितीय तृतीय। मैं बता दूं आपसे, मैं पूरा पढ़ाना नहीं चाहूंगा, आपको देखना होगा तो कहीं से देख लीजिएगा। लेकिन मुझे विश्वास है पूरा कि पहला या तो दूसरा या तो तीसरा पूछेगा, नहीं तो लास्ट वाला पूछेगा। यानी कि अभी हाल ही में पूछ देगा कि जो है कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ, या जो भी वर्तमान में विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ। तो इसे आप आसानी से देख लेंगे और आपको किसी प्रकार की दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये शायद आपको वीडियो हमारा बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आप देख पा रहे होंगे।
अब आते हैं अगले वीडियो के पास, जो कि अपने आप में जबरदस्त होगा, झक्कास होगा, लाजवाब होगा। देखेंगे ये आप इस टॉपिक को आप देख पा रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे काल, काल के बारे में पढ़ेंगे। काल जो है अब वो काल नहीं है, वो काल ना सांप वाला काल नहीं, काल हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम लोग और जबरदस्त होगा, टॉपिक होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में। किसके बारे में? काल के बारे में। ठीक है, काल में जो होगा कि अगर आपसे पूछेगा कि हिंदी साहित्य के आधार पर, हिंदी पहले तो आपसे पूछ देगा हिंदी साहित्य के जनक कौन है। हिंदी साहित्य के जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। तो मैं बता दूं आपसे, एक वीडियो और जाएगा इस पे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। आप जानिएगा उनके अनुसार जो आपके काल होते हैं ना, ये काल आप काल कह लीजिए या बोल दीजिएगा कि हिंदी साहित्य के आधार पर जो काल होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है भाई, पहला जो होता है आपका पहला होता है आदिकाल, पहला जो होता है आदिकाल। दूसरा होता है पूर्व मध्य काल। क्या होता है भाई? पूर्व मध्य काल होता है। दूसरा क्या होता है? पूर्व मध्य काल। तीसरा होता है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। चौथा होता है आपका आधुनिक काल। क्या होता है भाई? आधुनिक ये होता है आधुनिक काल भैया। ये होता है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। ये होता है आधुनिक काल। क्या होता है भाई? आधुनिक काल होता है। ये क्या होता है? आधुनिक काल होता है। तो आप देख पा रहे होंगे। हाँ, एक टॉपिक थोड़ा छूट गया है और थोड़ा उसे ध्यान से देख लीजिएगा, और देखने के बाद चर्चा करेंगे उसका। जो है कि एक मैं बोलना कि हरिवंश राय जो बच्चन है, ऐसे मैं लिखवाता, बट आप देख लीजिए हरिवंश राय बच्चन जो है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की अगर मैं बात करूं भैया, किसकी? बच्चन की अगर मैं बात करूं, तो इनका 2-3 टॉपिक जो है बहुत लाजवाब है। जैसे इनकी रचना जो है, इनकी रचनाएं जो देखेंगे तो इसमें मधुबाला, मधुबाला, मधुशाला। ठीक है, मधुबाला, मधुशाला और मधु कलश। ये होता है मधु कलश। ठीक है, ये होता है मधु कलश। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं, लेकिन इसमें आपसे पूछ देता है, ये दे करके पूछ देता है कि सही क्रम है कि नहीं। जैसे ऑप्शन ए बी सी बना करके दे देगा, जैसे बना देगा ए बना दिया, बी बना के देगा मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। सी बना करके देगा मधुशाला, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला। डी बना के देगा मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला। तो इसको सही सुमेलित कौन है? रचना तो भैया उन्हीं की है, लेकिन सबसे बढ़िया क्या है? तो लड़का बोला कि अरे सर, आपको मंजी सर, आपको लोग हिंदी ट्रिक में मंजी सर कहते हैं, काला तो होगा। हम बोलेंगे पूरा कले बा। हम बोलेंगे कि मधु को सबक सिखाना है, मधु को सबक सिखाना है। ये भैया मधु को सबक सिखाना है, तो आप कहेंगे सर जी कैसे होगा? हम कहेंगे ऐसा ही होगा जैसे तुम देखोगे। हमने बोला कि मधुबाला, इसे याद रखेंगे, मधुबाला। अब देखो, अब ये देखो ऐसे याद होगा, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश। चिरकुट सवाल था, समझ पा रहे हमारी बात को? मैंने बोला कि पहले स है तो मधुशाला हो गया, सॉरी मधुशाला हो गया। दूसरा पे है ब तो मधुबाला हो गया। तीसरा पे है क तो मधु कलश हो गया। तो आप इस तरीके से, यानी कि पहले पे मधुशाला है, पहले पे मधुशाला है, दूसरे पे मधुबाला है, और तीसरे पे जी मधु कलश है। तीसरे पे क्या है? मधु कलश है। और हरिवंश राय बच्चन का। और एक बात और पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको देखने के बाद हम काल के बारे में थोड़ा सा, एक टॉपिक छूटा है, उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल के पास हम लोग चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे
जैसे इसमें कहानी क्या है कि आप, जैसे कि ये टॉपिक है, अब आगे देखेंगे। ये यदि आप इसमें देख पाएंगे, जैसे पहला, अगर मैं बात करूं पहला आदिकाल का, किसका भाई? आदिकाल का, आदिकाल का, ठीक। दूसरा मैं बताऊं आपको पूर्व मध्यकाल का, पूर्व मध्य काल का। तीसरा मैं बताऊं उत्तर मध्य काल का, उत्तर मध्य काल का, उत्तर मध्य काल का। चौथा मैं बताऊं आधुनिक काल का। क्या भाई? आधुनिक काल का, आधुनिक काल का, ठीक है। मैं चौथा बताऊं किसका? आधुनिक काल का। आदिकाल में अगर मैं बात करूं, आदिकाल की बात करूं, तो यह युग जो चला था वह 743 ईस्वी तक चला, ईस्वी तक चला। कब से? तो 743 से 1343। उसके बाद आप कह सकते हैं कि 1343 से 1643 ईस्वी तक चला, ईस्वी तक चला। ये देखिए, उसके बाद आप कह सकते हैं उत्तर मध्यकाल जो है वह 1643 से 1843 ईस्वी तक चला, ईस्वी तक चला, ठीक है। और उसके बाद ये 1843 से अब 1843 से अब तक, यानी भैया ये चल ही रहा है जी, ये चल रहा है। अब कहानी है कि पूछ देगा कि आदिकाल कब से कब तक चला, तो 743 से 1343। पूछ देगा पूर्व मध्यकाल कब तक चला, तो 1343 से 1643। उत्तर मध्यकाल कब से कब तक चला, तो 1643 से 1843। और आधुनिक काल कब से कब तक चला, तो 1843 से अब तक। लेकिन थोड़ा सा कहानी में फिर आएगा ससुरा ट्विस्ट। अब ये आएगा कि आप इस तरीके से, ये आएगा कि अब आप ये देखेंगे, ये जो आप देखने के बाद आप पहले अब ये कहेंगे सर इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, ये 743 में 600 जोड़ा है, तो 600 जोड़ा है तो 1343। अब इसका आधवा जोड़ देंगे आप 300, 300, तो 300 में आधवा जोड़ दिए तो 1343 में 300 जोड़ेंगे तो 1643। और इसमें 300 के बाद फिर आ जाइए कितने पे? 200 पे। 1643 में 200 जोड़ेंगे तो होगा 1843, 1843 अब तक। लेकिन ये बाबू काम करेगा कब? जब ये लाइन से याद रहेगा तो, और नहीं तो खेला हो जाए, पूरा खेला हो बे, बंगाल जाबो लेकिन खाबो ना ताड़ा तुड़ी करबो, तब मामला गड़बड़ा जी भैया, ठीक ना। तो अब इसके लिए एक सूत्र मैंने बताया था, एक मैंने ट्रिक बनाया है, उस ट्रिक का नाम है ए पुआ। बोलेगा लड़का ए पुआ, ये दादा, ए पुआ। अब ए का मतलब भैया आदि का, ए का मतलब क्या? आदि का। ये पू से पूर्व मध्य का, ये क्या है? पूर्व मध्य काल। ये उ से उत्तर मध्य काल, ये है उत्तर मध्य काल, उत्तर मध्य काल। और आ से होगा आधुनिक काल, ये होगा आधुनिक, आधुनिक काल, ये होगा आपका आधुनिक। अब आप ये देखेंगे कि आदिकाल जो पहला याद करिए कि 743 से 1343 तक चलो, 600 जोड़े, 743 से याद रखिए, 600 जोड़ दीजिए तो 1300। अब इस 1343 में, 1343 में 600 का आधा 300 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा ससुरा, ये हो जाएगा 1343 से 1643। अब इसी में दो जोड़ दीजिए, 1643 से 1843। अब ये 1843 से अब तक। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी और आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से है, कौन सा टॉपिक है। अब आगे देखेंगे और ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, आप स्किप करके ना देखिए, आप बेहतरीन है। और इसमें बस मैं ज्यादा देर तक नहीं चलूंगा इस टॉपिक पे, बस ये ज्यादा डीप में नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे कि इसको किस काल से नाम जानते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं, थोड़ा सा मैटर देखेंगे। आप परेशान ना होइए, ज्यादा नहीं, आपको डीप में ले जाएंगे। एक यूपीपी के खत्म हो जाने के बाद स्पेशल यूपीएसआई के तहत और लेखपाली के तहत और पीजीटी के तहत खासतौर पे ब्रांड टॉपिक चलेगा और वो भी अपने आप में जबरदस्त होगा। और उसके बाद कुछ ही दिनों में आप जो है कि ऐप पर जा करके हमारा जो कि
यूट्यूब चैनल के नाम से एक ऐप होगा, उस ऐप को डाउनलोड करेंगे और मेरे जितने भी क्लास होंगे उस सभी क्लास आपको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, इसमें कोई डाउट नहीं। और मैं बता देना चाहता हूँ कि आप 1 अगस्त से खास तौर पे एकेडमिक क्लास के लिए, क्लास 9th और 10th 11 12 के लिए आपके क्षेत्र में आपके पहली बार ये हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर की जो टीम होगी, सभी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट टीचर आपके साथ मिलने का काम करेंगे। तो ये तैयार रखिए, 1 अगस्त को इंतजार कीजिए, और देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त हम लोग आएंगे, तो आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो होगा वो आदिकाल की टॉपिक है। सबसे पहले आदिकाल पढ़ेंगे। आदिकाल, आदिकाल जो है, आदिकाल, आदिकाल का उपनाम आप जानिए। आदिकाल का क्या नाम जानिए भाई? उपनाम। आदिकाल का उपनाम सबसे पहले देखिए, आदिकाल को जो ना कि वीरगाथा काल भी कहते हैं। पहले तो इसके जनक देख लीजिए, जनक भी देखेंगे। ये वीरगाथा काल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वीरगाथा काल। ये जो होता है वीरगाथा काल बोला जाता है। भैया ये जो का गड़बड़ा जाता, क्या करेंगे रे बात। ये जो होगा पहला आदि, आपको पता है कि 743 से 1343 ईस्वी तक चला। सबसे पहले इसमें बातें जानिएगा, सबसे पहले इसमें जानिएगा कि जनक आदिकाल के कितने वर्षों तक चला, कितने वर्षों तक चला, इसका उपनाम क्या है? उपनाम, उपनाम हम जानना चाहेंगे आपको, और मैं बताना भी चाहूंगा आपको उपनाम क्या है। उपनाम जो है आपके, उपनाम जो है ठीक है, ये जो उपनाम कहेंगे, जैसे इसमें आप कह सकते हैं वीरगाथा का, वीरगाथा काल, वीरगाथा काल जो कह सकते हैं। उसके बाद वीर काल कह सकते हैं, वीर काल भी इसे कहा जाता है। इसी को चारण काल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चारण काल कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है प्रारंभिक, प्रारंभिक काल कहते हैं, इसे प्रारंभिक काल भी कहते हैं। तो ये जो वीरगाथा काल है आपका, वीरगाथा काल को जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भैया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद वीर काल को, वीर काल को पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बोला था। उसके बाद चारण काल जो है वो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला था, जॉर्ज ग्रियर्सन। यही जॉर्ज ग्रियर्सन है जिन्होंने आपके पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से क्या जाना है, और जिसे आप ग्रियर्सन, ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। उसके बाद प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो मिश्र बंधुओं ने। किसने भाई? मिश्र बंधुओं ने, मिश्र बंधुओं ने बोला था। और इन मिश्र बंधुओं में 3 लोग थे। कितने लोग भाई? 3 लोग। इसमें 3 लोग थे। पहला था सुखदेव बिहारी, ये थे सुखदेव बिहारी, पहला था सुखदेव बिहारी। उसके बाद था श्याम बिहारी, क्या है? श्याम बिहारी। उसके बाद था गणेश बिहारी, उसके बाद था गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, और उसके बाद क्या है? गणेश बिहारी। तो आप इसको भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। सुखदेव को मैंने मिश्र बंधुओं का मतलब मिश्र भाई थे, मिले हुए थे, और सुखदेव बिहारी थे, श्याम बिहारी थे, गणेश बिहारी, ये तीनों ने मिलकर के आदिकाल को प्रारंभिक काल का। तो जब भी पूछेगा इनके जनक आपको बता दें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद
द्विवेदी है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद क्या है, द्विवेदी है। और इन्होंने इसको बीजपवन काल कहते हैं, बीजपन बीजपन काल के नाम से जाना, ठीक। बीजपवन है शायद, थोड़ा देख लीजिएगा, बीजपवन की बीजपन काल है, इस नाम से इन्हें क्या किया गया, जाना गया। तो आप इस तरीके से, और कितने वर्षों तो इसे ये घटा लेंगे तो 600 वर्षों तक चला, कितने वर्षों तक, 600। और इसके जो आप इसके जो कवि जानेंगे, कवि जो जानेंगे, तो मैं इसके बारे में कवि का नाम बता दूं कि अभी बता दे रहे हैं इसमें कौन कौन से थे, तो थोड़ा सा इसको बेहतरीन तरीके से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखेंगे अभी आप पढ़ेंगे आदि काल के कवि एवं उनकी रचनाएं, ठीक है, उनकी रचनाएं, ये देखेंगे, ये आपका आदिकाल के कवि एवं उनकी रचनाएं। जैसे पहला मान लेते हैं, ये जो है पृथ्वीराज रास, ठीक है। उसके बाद कुमार रास, उसके बाद पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, अमीर रासो, ठीक है। उसके बाद परमल रासो, ठीक है। ये जितने में रासो लगा है भाई, ये सभी से समझ लो कि किस काल की रचना है, आदिकाल का। पृथ्वीराज रासो के कौन लिखे थे, चंद बरदाई ने, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो यह एक प्रकार का, ये जो चारों टॉपिक है, यह एक प्रकार का महाकाव्य है, यह एक प्रकार का क्या है, महाकाव्य। तो सबसे पहले एक नोट और बात जान जाइए कि कोई बात पूछेगा कि सबसे बड़ा महाकाव्य हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो आपका पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो। और इसी को प्राचीन भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्राचीन महाकाव्य भी बोलते हैं, इसी को पहला महाकाव्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पहला महाकाव्य। इस पृथ्वीराज महाकाव्य में शायद 69 सर्ग है, कितने सर्ग है भाई, 69 सर्ग है। और इसको ना हिंदी में लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया। और कुमार रासो जो है दलपति विजय ने, किसने भाई, दलपति विजय, ये है दलपति विजय। अमीर रासो जो है, अमीर रासो सारंगधर, किसने भाई, सारंगधर, ये है एक जगनिक देव है, जगनिक। इन्होंने बताया कि परमाल रासो का रचना किया था जगनिक ने। तो आप इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और एक जबरदस्त ट्रिक है, मैंने बोला आदिकाल के कवि, आदिकाल के कवि कौन है, तो पृथ्वीराज रासो है, सॉरी चंद बरदाई है, दलपति विजय है, सारंगधर है और जगनिक है। और इन्होंने इसकी इसकी रचना की, तो चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की, दलपति विजय ने कुमार रासो की, सारंगधर ने अमीर रासो की, और जगनिक ने परमाल रासो। कोई पूछ देगा कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो। और पूछ देगा कि सबसे प्राचीन महाकाव्य या पहला महाकाव्य क्या है, तो भी पृथ्वीराज रासो। पूछ देगा कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ कि यदि 8 सर्ग या उसके ऊपर न रहे तो वह महाकाव्य नहीं कहेगा, महाकाव्य, तो वह महाकाव्य नहीं कहेगा, ठीक ना। 8 सर्ग उसके ऊपर, मैंने 8 सर्ग से ऊपर होना चाहिए भाई, महाकाव्य कहेगा कब, जब 8 सर्ग से ऊपर होगा तब। अगर या तो 8 हो या 8 से ऊपर हो, तो कम से कम कितने सर्ग होने उपस्थित महाकाव्य के लिए, 8, कितने, 8। और आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे। एक जबरदस्त ट्रिक के साथ मैं आज का क्लास जो है कि समाप्त करना चाहता हूँ। इसको याद कर सकते हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक बनाए थे। ट्रिक का नाम है भैया आम खुद चाप, आम खुद चाप और हंस, और आम खुद चाप और सब आप कहेंगे कि सर जी कौन ट्रिक, हम के बात आम का दिन हटावे ना,
दशहरी आम ले लिया गाना नहीं सुना क्या? आम कुछ चाप और हस्त आम कुछ चाप आम माने ई आदिकाल के कवि लेखक आदिकाल के आदिकाल के कवि एवं उनकी रचना ये जो हो गया कुमार रस। क्या हो गया भाई? कुमार रस। कौन भाई? कुमार रस। ये जो हो गया ये हो गया दलपति विजय। क्या हो गया भाई? दलपति विजय। यानी कि दलपति विजय ने किसकी रचना की? तो कुमार रसों की। उसके बाद चंद बरदाई। क्या भाई? चंद बरदाई। चंद बरदाई किसने? ये इन्होंने क्या किया था? तो पृथ्वीराज रासो को लिखा था। किसने भाई? पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा था? तो चंद बरदाई ने। ठीक है, इसमें क्या है? तो महाकाव्य। कितने सर्ग है? तो 69 सर्ग है। कितने भैया? 69। किस भाषा में लिखे गए हैं? तो हिंदी में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं? हिंदी में। और हमीर रासो ह से हमीर रासो हमीर रासो। और किसने लिखा था भाई? सारंग धर ने। किसने? सारंग धर ने लिखा था। किसको? अमीर रासो को। तो आप हमारी बातें आपको तो शायद समझ में आ रही होगी। कल का जो क्लास हम पढ़ेंगे इससे बस लास्ट दिन कल का क्लास लास्ट होगा साहित्य का। उसके बाद थोड़ा सा एक क्लास उसी क्लास में हम लोग जो मेन है जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल है उनकी रचना 2 4 5 और है उनकी रचना पढ़ करके साहित्य 1 से 2 क्लास में। उसके बाद आप ग्रामर आपका 10 से 12 दिन और मैं प्रयास करूंगा कि रोज एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए और जबरदस्त तरीके से। तो आपको शायद हमारा वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। और बिल्कुल आप बताइए कि सर इस तरीके से आप यूपीपी के लिए आप बोलेंगे कि सर हमको ये चैप्टर चाहिए, हमको ये चैप्टर सर ये चैप्टर का पहले वीडियो डाल दीजिए, तो आपके अनुसार ही बिल्कुल जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप धैर्य रखिए। मैं बता दूं कि जो कल का सॉरी आपने जो मैं पढ़ाया हूँ रचना तो वो डिस्क्रिप्शन में इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसे जाकर के उसमें देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं नया तो मैं वीडियो बनाऊंगा खासतौर पे यूपीपी की दृष्टि से ज्यादा न हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं लेकर के आऊंगा रस एक ही दिन एक ही क्लास का होगा, अलंकार एक ही क्लास का होगा, मैंने एक चैप्टर एक क्लास का होगा, एक क्लास मैंने शुरू में ही बोला एक क्लास और उस चैप्टर का काम ताम खल्लास। तो आप उसको देखिएगा। ऐसे मैं पहले ही वीडियो संज्ञा का सर्वनाम का बना करके रखा हूँ, वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। रस का भी है, छंद का भी है, अलंकार का भी है और भाई शब्द में व्युत्पत्ति के आधार पे भी है, बनावट के आधार पे है। आप जो है कि उसमें जो भी चीजें आपको देखने को मिलेगी संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद ऋण शब्द युग ऋण यौगिक, ये सारे शब्द जो देखेंगे आपको पढ़ाया गया है। तो आप बेहतरीन तरीके से देखिए और मेहनत कीजिए जबरदस्त तरीके से। और जो है कि क्लास मिस न करिएगा। रिक्वेस्ट है एक दूसरे को भी शेयर करिए और एक दूसरे को भी बताइए। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और खूब मेहनत करिए बाबू, जबरदस्त तरीके से करिए और सफलता एकदम आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद।